हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का सेट 5 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था और 2 नंबर के 6 क्वेश्चन किए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि इन 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। पहला दिया गया हम लोग का 3x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 3y बराबर 6। तो बताना है कि इसके अनेक हल होंगे। तो किसी भी मान लेते हैं दो समीकरण, जैसे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो दो रैखिक समीकरण का द्वितीय हल कब, अनेक हल कब होता है? जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के बराबर हो c1 बटे c2 के। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दो को ले आते हैं दाएं साइड। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर -2 बराबर 0। इसी तरह 6 को लेंगे दाएं साइड, तो जाएगा 9x माइनस 3y और -6 बराबर 0। ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों के गुणांक लिख लेंगे। जैसे इसमें x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, फिर c1 है। तो उसी तरह पहले समीकरण में a1 बराबर, इसमें 3x लिखा हुआ है तो a1 की जगह 3 है तो a1 बराबर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद b1y, तो इसमें y का गुणांक कोई अंक नहीं लिखा है, मतलब एक मानेंगे और माइनस का चिन्ह है। तो b1 बराबर हो जाएगा हम लोग का -1। c1 बराबर है -2। उसी तरह दूसरे समीकरण में a2 बराबर है, x का गुणांक 9 तो 9 लिख देंगे। इसमें y का गुणांक है -3 तो b2 बराबर हो गया -3 और c2 बराबर हो जाएगा -6। तो पहले हम निकाल लेते हैं a1 बटे a2। तो हो जाएगा 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1/3 निकल गया। फिर हम निकाल लेते हैं b1 बटे b2। तो माइनस का 1/-3, माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया 1/3। फिर हम निकाल लेंगे इसमें c1 बटे c2। तो c1 है -2 और c2 है -6, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। इसमें तीनों का अनुपात बराबर है तो हम लिखेंगे, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, किसके बराबर? 1/3 के। अतः दिए गए रैखिक समीकरण के अनंत हल है या अनेक हल है, अनेक हल है। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई बिल्डिंग है, भवन है ये भी, जिसकी ऊंचाई दी है 10 मीटर और इस भवन से कुछ दूरी पर बिंदु P है। तो लिखा है कि भवन के शिखर से ए से और बिंदु P का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। तो इसको मिला लेंगे ए से, ये हम लोग का हो गया 30 डिग्री। फिर इसमें लिखा है कि ध्वज के शिखर P से भवन के शिखर पर एक ध्वज है। तो भवन का शिखर ये है, मान लेते हैं उसके ऊपर एक ध्वज है, ये झंडा हो गया, ये हो गया सी। तो ध्वज के शिखर से बिंदु P का उन्नयन कोण दिया हुआ 45 डिग्री। तो हम सी से P को मिला देंगे, ये दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हमको बताना है ध्वज दंड की लंबाई, यानी कि सी ए बताना है। तो सी ए को हम मान लेते हैं 30 मीटर और पीवी को मान लेते हैं हम लोग x मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी पी में हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी पी में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा ए बी है, आधार है बी पी, तो हम लिख देंगे ए बी बटे बी पी। 35 का मान होता है 1/√3। ए बी है 10 और बी पी है x, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का 10√3 मीटर। ठीक है, अब पूरे त्रिभुज में हल करेंगे, त्रिभुज सी बी पी में पुनः समकोण त्रिभुज
CBP में। तो इसमें पूरे समकोण त्रिभुज CBP में कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर CB/PB। tan 45 का मान होता है 1। CB जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 10 + h, 10 + h/। PB हम लोग का है x, तो है x लिख देंगे। अब x को ले आएंगे बाएं साइड, x से गुणा करेंगे तो x बराबर हो गया 10 + h। और समीकरण एक से x का मान कितना है? 10√3। तो हम x जगह लिख देंगे 10√3 बराबर 10 + h। 10 को ले आते हैं बाएं साइड, तो 10√3 - 10 बराबर h। इसमें से अगर 10 कॉमन लेंगे तो 10 बाहर हो जाएगा ब्रैकेट के, √3 - 1 मीटर। इसमें तो √3 का मान दिया नहीं है, तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर √3 का मान लिखेंगे हम लोग, √3 का मान होता है 1.73। ठीक है, 2 अंक में लिखेंगे तो 1.73 हो जाएगा, और यहाँ -1। तो घटाएंगे, तो घटाने पे ये हो जाएगा 10 × 0.73, और गुणा करने पर हो जाएगा 7.3 मीटर। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम इसको दो चर से भी हल कर सकते हैं, एक चर से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो चर से हल कर ले सकते हैं। इसको लिखेंगे, माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। तो जैसे भी हम लिखते हैं, जैसे 54 लिखा है, ये दो अंकों की संख्या है। जैसे 5 दहाई है, 4 इकाई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10 + 4। तो इसमें x हमारा दहाई अंक है, y इकाई है, तो हम लोग का संख्या क्या हो जाएगा तब? संख्या बराबर हो जाएगा 10 × x + y। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10x + y। इसमें लिखा है कि दो अंकों से बनी संख्या का योग 9 है। तो दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो x + y बराबर कितना हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, पुनः अब लिखा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 54, अगर संख्या के अंक को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 45। 4 जो है वो दहाई की जगह चला जाएगा, दहाई इकाई की जगह चला जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 + 5। उसी तरह यहाँ लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, तभी हो जाएगा 10y + x। ठीक है, और इसमें लिखा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। जो नई संख्या है वो बड़ी वाली संख्या से कितनी ज्यादा है? 27 ज्यादा है। जो वास्तविक संख्या है उससे 27 ज्यादा है। तो प्रश्नानुसार नई संख्या, तो नई संख्या इसमें क्या लिखा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या 27 अधिक है। तो नई संख्या हमारी है 10y + x बराबर, मूल संख्या हम लोग की है 10x + y, और किससे अधिक है? कितनी अधिक है? 27 अधिक है, +27 लिख देंगे। अब इसमें हम 10x और y को ले आते हैं, दोनों को बाएं साइड। तो 10y + x हो जाएगा -10x - y बराबर 27। 10y में से y घटाएंगे, 9y + x - 10x हो जाएगा -9x बराबर 27। अब इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो x - y, y - x बराबर 27। तो 9 से 27 कट जाएगा 3 बार में, तो y - x बराबर हो गया 3। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 में है x + y बराबर 9, और 2 में है y - x बराबर 3। तो हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। इसमें x प्लस में है, इसमें x माइनस में है, तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
समीकरण एक हम लोग का 10x एक्स प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण दो है y माइनस एक्स बराबर 3। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, y और y जोड़ेंगे 2y, 9 और 3 हो जाएगा 12। तो y बराबर 12/2, 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो y का मान निकल गया 6। और y का मान हम रख देंगे समीकरण एक में। y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है हम लोग का x प्लस वाई बराबर 9, और y बराबर 6 है, तो लिख देंगे x प्लस 6 बराबर 9। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 हो जाए, तो x बराबर 3। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगा हम लोग का, संख्या दिया हुआ है 10x प्लस वाई। संख्या हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ? 10x प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणे x बराबर निकला है 3 और y बराबर है 6। तो 10 से 3 30 और 6 36। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 36 दिया है तो ये 63 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें दा- अगर इसको बदल देते हैं, या y माइनस एक्स जगह x माइनस वाई कर दे, या इसमें बड़ी संख्या को हम x मान ले, छोटी संख्या को y मान ले, तब भी हमारा तब आंसर क्या हो जाएगा? 63 आएगा। तो इसको दो आंसर आएंगे, या तो 36 आएगा, नहीं तो 63 आएगा। क्वेश्चन में घ में दिया गया है कि दिए चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर सी है। इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त है, तो हमको बताना है, इसमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ये हम लोग का दिया है। हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है, प्रमेय है कि अगर कोई वृत्त है और इसके बाहर एक बाह्य बिंदु P दिया है, और इस पर से हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, पी ए और पी बी, तो प्रमेय के अनुसार ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होंगी, यानी कि पी ए बराबर होगा पी बी। इसमें ये बिंदु दिया हुआ ए बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखा खींचा गया कि ए डी है और एक एफ है। तो इसके अनुसार तब क्या हो जाएगा? ए डी बराबर एफ। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। उसी तरह इसमें बाह्य बिंदु बी है, तो इसे बी डी बराबर क्या दिया हुआ है? बी दिए हो जाएगा, बी डी बराबर बीई हो जाएगा समीकरण दो। उसी तरह इसमें बाह्य बिंदु सी है और दो स्पर्श रेखा हो जाएंगे सी एफ और सीई, तो सी एफ बराबर हो गया सीई, इसको मान लेंगे समीकरण तीन। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि ए बी प्लस ए बी बराबर ए सी। यहाँ जो ए बी है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी बी। ए बी को लिख देंगे ए डी प्लस डी बी बराबर, उसी तरह ए सी को लिख सकते हैं ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ प्लस सी एफ। ठीक है, अब इसमें जो ए डी है ये किसके बराबर है? ए एफ के बराबर है, तो हम यहाँ ए डी की जगह लिख देंगे ए एफ। तो ए एफ प्लस डी बी बराबर ए एफ प्लस सी एफ। इसमें ए एफ से एफ कट गया, तो डी बी बराबर हो गया सी एफ। तो यहाँ समीकरण दो में डी बी या बी डी किसके बराबर है? बी के बराबर है, तो डी बी की जगह हम लिख देंगे बी। और सी एफ किसके बराबर है? सी के बराबर, तो सी एफ की जगह लिख देंगे सी। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर अंग में लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 80 दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है ये वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल बारंबारता। बारंबारता के बाद हम इसमें जब माध्यक निकालते हैं तो एक और निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को सूचित करते हैं एफ से, संचयी बारंबारता को सूचित करते हैं सी एफ से। तो पहले लिखा हुआ वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया है। ठीक है, और बारंबारता दी इसमें 5, एक्स, 20, 15, वाई और 5। ठीक है, और सी एफ निकालेंगे।
तो जब सी एफ निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो जो बारंबारता हमारा दिया रहता है, इसमें पहला पद 5 है, तो पहले पद को ऐसे लिख देंगे। फिर 5 में हम x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स। फिर 5 प्लस एक्स में 20 को जोड़ेंगे तो 20 5 25 प्लस एक्स। फिर 25 प्लस एक्स में 15 को जोड़ेंगे तो 25 और 15 जोड़ देंगे 40 प्लस एक्स। फिर 40 प्लस एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। जितना हम लोग का संचयी बारंबारता जोड़ने पर लास्ट में आ रहा है, ये भी उतना ही जोड़ने पर आना चाहिए। तो इसको सुनिश्चित करते हैं स्मॉल एन से। तो ये हो जाएगा 5 20 5 25 25 15 40 5 45 और एक्स और वाई है तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार इसमें बारंबारताओं का योग दिया है 80। ठीक है, ये हम लोग का बारंबारताओं का योग है एन। 80 दिया हुआ है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं तब 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 80। 45 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो एक्स प्लस वाई बराबर 80 माइनस 45। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80 में से 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35। इसमें से हम y का मान निकाल लेते हैं x पद में, तो y बराबर हो जाएगा 35 माइनस एक्स। तो मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो जो माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हम लोग का माध्यक दिया, इसमें माध्यक दिया 28.5। तो जो 28.5 होगा इस वर्ग अंतराल में हम इसको चेक करेंगे, तो ये 28.5 किस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा, तो वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो 20 से 30 के बीच में 28.5 आएगा, तो ये हमारा माध्यक वर्ग है। तो इसमें हम लिखेंगे कि माध्यक दिया हम लोग का 28.5, तो माध्यक वर्ग हम लोग का कितना हो जाएगा, ये माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग हम लोग का होगा 20 से 30, ये हो गया 20 से 30। तो जो एफ है, ये हम लोग का एफ है बारंबारता, और जो संचयी बारंबारता उसके ठीक पहले वाला यानी कि 5 प्लस एक्स हम लोग का हो जाएगा सी एफ संचयी बारंबारता। एफ बराबर लिख लेंगे 20, सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स, और सूत्र में एच, एच जो होता है जो वर्ग अंतराल दिया जाता है इसके बीच का अंतर, तो सबके बीच का 10 10 का अंतर है, तो एच बराबर हो गया 10। अब इसे हम मान रखेंगे यहाँ। माध्यक दिया 28.5, तो लिख देंगे 28.5 बराबर एल है। एल हम लोग ने लिखा नहीं है, एल जो होता है माध्यक वर्ग का सबसे जो निम्न सीमा होता है, लोअर लिमिट, तो एल बराबर है 20। एल के जगह हम लिख देंगे 20 प्लस एन बटे 2, एन है 80। बारंबारता का कुल योग कितना दिया है इसमें, 80 दिया है, तो वो स्मॉल एन के बराबर होगा, तो हो जाएगा 80 बटे 2 माइनस सी एफ हम लोग का है 5 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 5 प्लस एक्स बटे एफ है 20। ठीक है, गुणे एच है 10। तो 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 80 कट गया 40 बार में। अब अगले पद में क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में 20 को ले आएंगे बाएं साइड, तो जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर, क्या बच गया 40। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ माइनस है, तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो -5 माइनस एक्स बट्टे 2। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये बचेगा हम लोग का 8.5 बराबर 40 में से 5 घटाएंगे 35 माइनस एक्स बट्टे 2। 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो गुणा करेंगे 8.5 में, तो 8.5 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 बराबर 35 माइनस एक्स। एक्स का मान निकालना है तो माइनस एक्स को ले जाएंगे दाएं साइड, बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, 17 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 35 माइनस 17। तो एक्स में से 35 में 17 घटाएंगे तो बचेगा 18। एक्स का मान निकल गया 18। अब हमको निकालना है वाई का मान, तो एक्स का मान रख देंगे समीकरण 1 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हम लोग का वाई बराबर 35 माइनस एक्स, और एक्स बराबर है 18, तो 35 माइनस 18 बराबर 17, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
जो पासे होते हैं उसमें जो अंक होते हैं वो होता है हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जब दो पासे को एक साथ फेंका जा रहा है तो क्या क्या ये घटना हो सकता है, कौन कौन से, जो हमारा पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम होगा उसको हम पहले निकालेंगे। तो मान लेते हैं पहले पासे में एक आता है, दूसरे में भी एक आ रहा है। फिर पहले पासे में एक आया, दूसरे में दो आया। फिर पहले में एक, दूसरे में तीन। फिर पहले में एक, दूसरे में चार। पहले में एक, दूसरे में पाँच। फिर पहले में एक और दूसरे में छः। ऐसे निकालते जाएंगे। फिर दूसरे में पहले में मान लेते हैं दो आया, फिर दूसरे में एक आया। फिर ऐसे लिखते जाएंगे, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच और दो छः। फिर मान लेते हैं कि पहले पासे में तीन आया और दूसरे पासे में एक आया, तो तीन एक हो गया। फिर पहले पासे में तीन आया, फिर दूसरे में दो आया, तो ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। फिर तीन तीन हो जाएगा, तीन चार होगा, तीन पाँच और तीन छः। फिर उसी तरह पहले पासे में चार आया, दूसरे पासे में एक आया, चार एक, तो चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः। ठीक है। इसी तरह मान लेते हैं पहले पासे में पाँच आया, दूसरे में एक आया। फिर पहले में पाँच आया, दूसरे में दो आया। फिर पहले में पाँच आया, दूसरे में तीन आया। ठीक है। तो ये हो जाएगा पाँच चार, पाँच छः, पाँच पाँच और पाँच छः। इसके बाद मान लेते हैं कि पहले पासे में छः आया, दूसरे में एक आया। फिर पहले में छः आया, दूसरे में दो आया। वैसे हम उसको लिखते जाएंगे। क्या हो जाएगा, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः। ठीक है। तो गिनेंगे तो हमारा कुल घटना कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः इधर से है, छः इधर से है, तो छः छः 36। तो कुल घटना एन एस बराबर हो जाएगा हम लोग का 36। ठीक है। इसे पूछा कि दोनों पासों में संख्याओं का योगफल 7 से कम हो। क्या लिखेंगे, घटना ई मान लेते हैं इसको, जिसमें पासों के अंकों का योग 7 से कम हो। तो 7 से कम में कौन कौन सा हो जाएगा, पहला तो हम लोग का इसमें हो जाएगा एक, एक 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 दो, इसको लिखते जाएंगे। एक एक हो गया। फिर एक दो है, यहाँ लिख लेते हैं। एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार और एक पाँच। ठीक है। ये 7 से कम हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा हम लोग का दो एक, दो दो, दो तीन। ठीक है। दो चार, फिर आगे तो लिखेंगे नहीं हम लोग। दो पाँच करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसका फिर हो गया तीन एक, तीन दो, तीन तीन। ठीक है। उसके आगे का फिर नहीं लिखेंगे। तीन और चार 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा हम लोग का चार एक, चार दो, फिर हो गया पाँच एक। ठीक है। अगर पाँच दो होगा नहीं, 7 से ज़्यादा हो जाएगा या 7 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया एन एस। ये हो गया ई घटना जिसमें अंकों का योग 7 से कम है। तो गिन लिया टोटल कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। तो एन ई बराबर निकल गया 15। तो प्रायिकता निकालने हम लोग का, प्रायिकता हो जाएगा एन ई बटे एन एस। एन ई है 15, एन एस है 36। तो 3 से काट देंगे, 5 बार में ये कट जाएगा 12 बार में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5/12। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। इसको लिख लेंगे माना हल में, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये तथा एक मेज का मूल्य y रुपये है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एक कुर्सी का मूल्य है 100 रुपये
तो इसमें लिखा है 4 कुर्सी, तो 4 कुर्सी का हो जाएगा 4x। उसी तरह एक मेज का मूल्य है y रुपए, तो 7 मेज का हो जाएगा 7y। और दोनों का कुल मूल्य यानी कि जो इसका जितना पैसा हुआ, इसका दोनों पैसा हुआ है, दोनों का कुल मूल्य 360, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे और बराबर में लिख देंगे। 360 ही हो जाएगा समीकरण एक। उसी तरह 6 कुर्सी का हो जाएगा 6x, और 10 मेज का हो जाएगा 10y। दोनों का कुल मूल्य हो जाएगा 520। यह हुआ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों को हल करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें y वाले पद को विलोपन विधि से हल करते हैं, y वाले पद को बराबर कर लेते हैं। तो हम समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देंगे तो 70 हो जाएगा, और 2 में 7 से गुणा करें तो 70 हो जाएगा। उसके बाद दोनों घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके घटाने पर। समीकरण 1 में हम 10 से गुणा करेंगे तो तीनों पद में गुणा करेंगे, 4x 7y में 360 में। तो 4x में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40x, फिर 7 में गुणा करेंगे 70y, 360 में गुणा करेंगे तो 3600। अब इसमें हम 2 में 7 से गुणा करें तो 7 छक्के 42x प्लस 10 सत्ते 70y बराबर, इससे गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 7 दूनी 14 का 4, 7 बचे 35 एक 36। घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस। 70y कट गया, घटाएंगे बचेगा यहाँ हम लोग का -2x बराबर, यहाँ बच गया -40। माइनस माइनस कट गया प्लस, तो x बराबर 40/2, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, x का मान निकल गया 20। अब हमको y का मान निकालना है, तो x का मान लिख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हम लोग का 4x प्लस 7y बराबर 360, और x बराबर निकला है 20, तो 4 × 20 प्लस 7y बराबर 360। 4 से 20 को गुणा करेंगे तो 80 प्लस 7y बराबर 360। 80 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 7y बराबर हो जाएगा 360 माइनस 80। तो 7y बराबर, घटाएंगे, 0 हो गया, 16 में से 8 गया 8, 280। तो y बराबर हो जाएगा 280/7, ये कट जाएगा 7 चौके 40 बार में, तो y बराबर निकल गया 40। तो एक कुर्सी का मूल्य होगा 20 रुपए, और एक मेज का मूल्य होगा 40 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा में दिया है कि एक आदमी ने 3250 का ऋण लिया, उसने पहले महीने 20 रुपए दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो ये कुल ऋण दिए, तो ये हो जाएगा योगफल, यानी कि SN बराबर दिया है 3250, और हर महीने 20 रुपये, पहले महीने 20 रुपये देता है, यानी कि प्रथम पद हो जाएगा A बराबर 20, और हर महीने 15 देता है, यानी कि हम लोग का सार अंतर कॉमन डिफरेंस D बराबर हो जाएगा 15। हमको निकालना है कितने माह में, यानी कि N का मान निकालना है। तो सूत्र होता है हम लोग का SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणे D। SN दिया इसमें 3250 बराबर N/2, 2 गुणे A का मान है 20 प्लस N-1, और D बराबर दिया है 15। अब हम 2 को ले आते हैं दाएं साइड, इसको गुणा बाएं साइड गुणा कर देंगे, तो 3250 गुणे 2 बराबर N गुणे हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे 15 N-15, तो 2 से गुणा करेंगे 0, 5 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5 3 दूनी 6, 6500 बराबर N गुणे 40, और में से 15 घटाएंगे, 5 बच गया, 5 बचेगा 25, बचेगा 25 प्लस 15N, ठीक है। तो हो जाएगा 6500 बराबर, अब ब्रैकेट हटा देंगे, इनसे गुणा कर देंगे, तो 25N माइनस प्लस 15N²। अब अगर 6500 को ले आते हैं दाएं साइड, तो ये माइनस हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं कि 25 15N² प्लस 25N माइनस 6500 बराबर
0। अब हम इसमें से यहाँ भी 15 दिया है, यहाँ 25 दिया है, 6,500 यानी कि 5 का गुणा जाते हैं, सब में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले तो 5 से 15, 3 स्क्वायर, 5 पचे 25, 5 है, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 से 15, 1,300 बराबर 0। 5 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो 0/5 0 हो जाएगा। हम लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा 3n² प्लस 5n माइनस 1,300 बराबर 0। तो अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए 3 को गुणा करेंगे, 3n² गुणा करेंगे -1300 में, हो जाएगा माइनस का 3,900 n²। ठीक है, तो जो बीच वाला पद है इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए, गुणा करने पर -3,900 हो जाए। तो इसको हम लिखेंगे 3n² प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1,300 बराबर 0। बताए तो कैसे इसके निकालेंगे, 3,900 है, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 पचे 10, एक 0 हो गया, फिर 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 2 नौ 18, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिरिके 9, 25 बार में 325, फिर ये 5 से कटेगा, तो 5 छके 30, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग देंगे 13 बार में, और 13 से 13 में भाग देंगे एक बार में, 13 पचे 65 हो गया। ठीक है, अब इससे गुणा करेंगे, 5 से 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो ये 60 हो गया और ये हो गया 65। तो 65 में से 60 घटाएंगे 5 और गुणा करेंगे तो 3,900। अब इन दोनों पद में कुछ n कॉमन है, तो इसमें से n कॉमन ले लेंगे, तो n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3n प्लस 65 माइनस, इन दोनों में 20 कॉमन हो जाएगा, इसमें से हम माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों पद प्लस में हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3n प्लस 65 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का 3n प्लस 65 और एक ब्रैकेट में n माइनस 20 बराबर 0। तो 3n प्लस 65 बराबर 0 लिखेंगे, या n माइनस 20 बराबर 0। तो 3n बराबर प्लस 65 हो जाएंगे दाएं साइड -65, और n बराबर हो जाएगा माइनस का 65/3। तो ये जो n है ये प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो माइनस में है, वो भी किस में है, भिन्न में है, तो ये हमारा हल क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, संभव नहीं है। इन बराबर कितना हो गया, 20, यानी कि जो आदमी है वो 20 महीने में ऋण को चुकता कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाया गया, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुमंजिल भवन लिखा हुआ है क्यों, तो कई तल्लों वाला मल्टी स्टेट बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये भी हो गया बहुमंजिल भवन। और इसके आगे इसके शिखर से देखने पर एक इधर मान लेते हैं छोटा भिन्न है, ये छोटा भवन है, ये हो गया सी डी। इसमें लिखा हुआ है कि बहुमंजिल भवन से शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ये सी डी हो गया, इसकी लंबाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अनुमान कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। तो जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो अनुमान कोण बनता है, तो हम सी से ए को मिला देंगे। ठीक है, तो अनुमान कोण बनने के लिए क्या करेंगे, हम सी से इस डीबी के समांतर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पहले कितना बन रहा है 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे। फिर लिखा हुआ कि यहाँ 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का, तो जो भवन का तल ये डी है, तो इसका अनुमान कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। हमको बताना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं x, ये इसका नाम देते हैं ई, सी डी 8 है तो बी भी 8 होगा, 8 मीटर, ए को मान लेते हैं हम लोग h मीटर। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज को हल करेंगे, त्रिभुज ए ई डी में, ए सी में। तो अगर यहाँ बी डी एक्स है तो ई सी भी एक्स होगा। पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई सी में, 30 डिग्री बन रहा है तो tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार पी अपॉन वी हो जाएगा ए बट्टे ई सी, हम लिखेंगे ए बट्टे ई सी
tan 30 का मान होता है 1/√3। यही दिया हुआ है h और इसी है x। तो x को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा √3h। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी डी में हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में इससे 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री बराबर, और इसमें लंब कौन सा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ए बी और आधार होगा बी डी। यहाँ लिख देंगे ए बी बटे बी डी। tan 45 का मान होता है 1, और ए बी को हम लिख सकते हैं h+8। h+8 बटे बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी है x। x को ले जाते हैं बाएं साइड, एक में गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा h+8। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 से रख देंगे, तो x बराबर दिया है √3h, समीकरण 1 से, तो √3h बराबर h+8। रीजन लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ √3h है, यहाँ h है, तो h को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो ये हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 8। अब इन दोनों में से हम h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 8। अब हम लोग √3 माइनस 1 ले जाएंगे दाएं साइड, तो h बराबर हो जाएगा 8/√3 - 1। ठीक है। अब हम इसका कर देंगे परिमीकरण, और अंश और हर में √3 + 1 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो h बराबर 8√3 + 1 बटे, ये a माइनस बी और प्लस बी के रूप में है, तो हो जाएगा √3 - 1 का, और 3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, तो हो गया 8√3 + 1 बटे √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 3 - 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 8 ब्रैकेट में √3 + 1 बटे 2, 2 से 8 कट गया 4 बार में, ये हम लोग का निकल गया 4√3 + 1 मीटर। ये एच का मान निकल गया। ठीक है। हमको निकालना है इसमें कि क्या, भवन की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी x निकालना है, और जो बहुमंजिला भवन है इसकी ऊंचाई निकालना है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई है ए बी बराबर h प्लस, या 8 + h है, तो लिख देंगे 8 + h का मान है 4 ब्रैकेट में √3 + 1, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा 4√3 + 4, तो 8 4 हो गया 12, 12 + 4√3, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 + √3 मीटर। ये हो गया भवन की ऊंचाई। अब इसके बीच की दूरी हमको निकालना है, x निकालना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी। x बराबर दिया है √3h। ठीक है। तो हमें लिख देंगे √3, और h बराबर है 4√3 + 4। जब गुणा करेंगे तो √3 गुणा करेंगे 3, तो 4 3 12। ठीक है। और फिर 3 से गुणा करेंगे 4 में, तो 4√3, इसमें से भी 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 3 12, यह हो जाएगा √3 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 60 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लिख लेंगे LHS बराबर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा कोसेक थीटा, प्लस, अब इसको भी तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो पहले कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा, तो 2ab, तो 2 गुणे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा का मान होता है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा
मैं लिखा है साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान होता है 1, तो हो जाएगा ये 2 गुणे 1 प्लस, ये तो हट गया हम लोग का, यहाँ बच गया हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे कॉस थीटा गुणे सेक थीटा। इसका भी मान कितना होता है? 1 होता है, तो हम लिख देंगे 1। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 4 और 1 5, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के लिए लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर लिख देंगे RHS। क्वेश्चन 5 में दिया है कि दिए गए चित्र में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी बराबर 305 सेमी और खिलौने की ऊंचाई सी डी बराबर दिया है 5 सेमी। ये पूरा खिलौने की ऊंचाई दी गई है, यहाँ डी है, सी डी बराबर है 5 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर, ये जो ब्यास दिया है ए बी, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो दो चीज दो इसमें पृष्ठ है, एक है अर्धगोला, ठीक है, ये अर्धगोला हो गया, और दूसरा हो गया ये शंकु। तो हम अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसमें व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 3.5/2, ठीक है, सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम शंकु का निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो शंकु से शंकु दिया हुआ है, तो शंकु का जब ये भाग तो बंद है, तो जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो ये भाग का, इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसका सूत्र होता है पाई आर एल। एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जो ये तिरछी ऊंचाई होती है इसको हम कहते हैं। तो एल निकालने का सूत्र होता है, एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो कुल ऊंचाई इसमें दिया है 5, और त्रिज्या दिया है कितना, 305/2। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.75, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे पहले शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर 5 माइनस 1.75, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² प्लस r²। एच निकला हम लोग का 3.25, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3.25 का होल स्क्वायर, और प्लस आर दिया है 305/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.75 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा पूरे का रूट, ठीक है। और जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा लगभग 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम खिलौने का निकालेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बराबर हो जाएगा गोले, अर्धगोला है, ठीक है, अर्ध गोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r²,
और शंकु का हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन इसमें क्या है, 2 पाई आर है और यहाँ पाई आर है, तो हम इसमें से पाई और कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा हम लोग का, 2 आर और प्लस एल। पाई का मान दिया है 22/7। त्रिज्या है हम लोग का 3.5/2 गुणे 2 आर, तो आर है 3.5/2 और प्लस एल कितना है 3.7। 2 से 2 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, और ये 7 से कट जाएगा 35 कितने बार में, 3.5 0.5 बार में। तो इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5.5 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 7×5 = 12 का 2, 3×3 = 6 = 7, 7.2 हो जाएगा। जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये हम लोग का होगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा दिया है कि पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। इसमें दिया हुआ है कि एक ऐसे अर्धगोला टैंक है इसका व्यास दिया हुआ है 3 मीटर। इससे पहले क्या करेंगे कि इसमें पहले हम इस पूरे अर्धगोले का निकालेंगे आयतन कि इसमें कितना पानी आ सकता है। इसका व्यास है 3 मीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 3/2 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें इसका आयतन। तो टैंक का आयतन, टैंक है अर्धगोलाकार, तो टैंक अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो लिख देंगे 2/3, पाई का मान तो दिया नहीं हो तो हम 22/7 रखेंगे। और आर है, आर की जगह 3/2 है तो 3/2 का होल क्यूब। तो 2/3 गुणे 22/7 गुणे 3/2 का होल क्यूब, तो इसको 3 बार लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। तो 11 33, 33 3 से गुणा करेंगे 99 और 7×2 = 14 मीटर क्यूब। ठीक है, ये निकल गया आयतन। इसमें लिखा है कि यदि पाइप को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा, पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें निकालेंगे टैंक का आधा आयतन। तो आधा आयतन निकालने के लिए जो हम लोग का फुल आयतन है उसमें 2 से भाग देंगे तो 2/14 में गुणा हो जाएगा, तो 99/28 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि एक पाइप द्वारा 3 सही 7/4 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो इसमें लीटर में दिया है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो हम इसको चेंज कर लेंगे लीटर में, तो बराबर हो जाएगा 99/28 गुणे 1000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लीटर। तो लिखेंगे पाइप द्वारा लगा समय, तो कुल आयतन हो जाएगा 99/28 गुणे 1000 कितना लीटर दिया हुआ है इसमें, 3 सही 4/7। तो 7×3 = 21, 25/7। तो हम यहाँ 25/7 से भाग देंगे और किस में निकलेगा, ये सेकंड में दिया, प्रति सेकंड में। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 25 तीसरे गुणा हो जाएगा, तो 99 गुणे 1000। ठीक है, गुणे 7/25 28 से गुणा हो जाएगा, 28 गुणे 25। 7 से 28 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 1000 कटेगा 250 बार में, और 25 से 250 कट गया ये 10 बार में। तो गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 990 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है।